नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम 19 जुलाई को है और इससे रिगार्डिंग हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 2025 का जो पहला फर्स्ट पेपर था उस पर ही हमारा डिस्कशन चल रहा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद के क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नंदिनी सहाकार स्कीम। नंदिनी सहाकार स्कीम क्या है? पहला ऑप्शन इसका है कि दिस स्कीम इज एम्ड एट द असिस्टेंट विमेन कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटीज अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट फाइनेंशियल असिस्टेंस पे। देखिए, ये क्वेश्चन 7 अगस्त 2024 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे आया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसको डिस्कस किया था। नंदिनी सहाकार स्कीम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ये वीमेन फोकस्ड फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेशन एंड हैंड होल्डिंग के लिए था, जिसका जो एम था वो था कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड असिस्टिंग विमेन कोऑपरेटिव्स। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आप देखोगे, जो क्वेश्चन है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई थी उससे एज इट इज वर्ड टू वर्ड उठा लिया गया है। और जो दूसरा ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, देर इज नो मिनिमम और द मैक्सिमम लिमिट ऑन द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट बाय द विमेन कोऑपरेटिव्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा ये जो दोनों ऑप्शन है वो क्या हुआ, ये सही हो गया। तो ये भी सही है और हमारा ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आंसर सी है। बोथ ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट है इसके। तो 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट। 2025-26 की बात कर रहा है। देखिए, किसी भी यूनियन बजट में आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हाईएस्ट एलोकेशन हो रहा है तो वो हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे। इंटरेस्ट पेमेंट पे ऑलमोस्ट 25% का इन्वेस्टमेंट होता है। तो 25% का टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसका इन्वेस्टमेंट किस में होता है, ये होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। 18th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विस सेक्टर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज बीन डबल्ड सिंस व्हेन 2005। मतलब बता रहा है कि 2023 में ये 2005 से डबल हो गया है। कह रहा है कि 2005 में ये 1.9% हुआ करता था सर्विस सेक्टर का शेयर, और जबकि 2023 में ये बढ़कर कितना हो गया, 4.3% हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। 2005 के टाइम तक हमारा सर्विस सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन आईटी सेक्टर में बूम होने की वजह से और आईटी सेक्टर अच्छे तरीके से हमने उसका जो है डेवलपमेंट किया है, इसके वजह से हमारा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ गया है और ये बढ़ के कितना हो गया, प्रेजेंट में 4.3% है। ये भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपना समरी ऑफ बजट निकाला था 2005, 2025 और 2026। हर साल का समरी निकालता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो अगर आप पीआईबी की साइट पे जाकर और इस तरीके के जो भी पर डे के उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ ले रहे हो, साल भर का इन्फॉर्मेशन, मतलब हार्डली आपको 300 से 400 इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और उसी से लगभग 3 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो पीआईबी की साइट से ही आ रहे हैं। तो अब आपको इधर उधर मैगजीन्स के भरोसे नहीं रहना है। आपके लिए सिर्फ क्रेडिबल सोर्स अगर कोई है इस समय तो वह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट। आप वहां पर जाकर आप पर डे की जो भी इंफॉर्मेशन रहती हैं, हार्डली 2 या 3 या फिर कभी कभी तो एक ही इंफॉर्मेशन पीआईबी निकालता है पर डे की, आप वहां से इसको गैदर कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है? ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रेवल पहला और दूसरा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिप्रेजेंट एरियाज वेयर द इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिवली लार्ज शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट में। कह रहा है कि सबसे ज्यादा शेयर हमारा ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट में है। ट्रेवल में कह रहा है कि 10.2% है और ट्रांसपोर्ट में 8.5% है। देखिए, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ट्रेवल में तो ठीक है, इंडिया में टूरिज्म है, इंडिया में टूरिस्ट आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर का जो सबसे बड़ा शेयर है वो ट्रेवल से ही आ रहा है, तो 10.2% ये सही है। लेकिन इस चीज को देखिए, क्या ट्रांसपोर्ट हमारी उतनी डेवलप्ड है कि वो 8.5% का शेयर लेके आ रही हो? अगर इतना डेवलपमेंट होता तो हमारी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी हम चला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट वाला जो सेकंड ऑप्शन दे रहा है इसमें 8.5%, ये गलत हो गया। मतलब कि स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, दोनों इसके जो सेगमेंट्स हैं वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है
ओनली वन। तो नॉट करेक्ट में क्या आंसर इसका जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज द इंजन ऑफ द डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 2025 और 2026? देखिए 2025 और 2026 में मैंने फिर आपसे कहा है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बजट, यूनियन बजट सेगमेंट से 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। एक तो एक्सपेंडिचर वाला मिल गया है, दूसरा आपको ट्रेवल और टूरिज्म और सर्विस सेक्टर मिल गया है, और तीसरा आपको मिल गया है इंजन ऑफ द यूनियन बजट। एक तीसरा क्वेश्चन बजट से ये है, और चौथा क्वेश्चन नंदिनी सहाकार स्कीम। तो बेसिकली चारों क्वेश्चन जो आए हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आए हैं। 4 क्वेश्चन करंट अफेयर और चारों क्वेश्चन कहाँ से? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आप इसका समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है पीआईबी पढ़ने का। तो इसमें कहा है कि विच वन इज नॉट द इंजन ऑफ डेवलपमेंट, किसको आइडेंटिफाई नहीं किया? तो बेसिकली एग्रीकल्चर को किया गया है, इन्वेस्टमेंट को किया गया है, एक्सपोर्ट को भी किया गया है। या आप एक सिंगल लाइन पढ़ लेंगे तो वहां वहां से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्रीकल्चर को किया गया था, इनको किया गया, एक्सपोर्ट को किया गया और एमएसएमई सेक्टर को किया गया है। तो चारों में से अगर आप देखते हैं तो चारों में से क्या नहीं है? टेक्सटाइल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है, जिसको हम इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं माना गया है 2025। और ये 20वां क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्कीम फोकसेस ऑन द डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर? देखिए सप्लाई चेन के बारे में एक ही स्कीम थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका जो मेन पर्पस था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, और फार्म फील्ड से लेकर मार्केट तक के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करना, कोल्ड स्टोरेज डेवलपमेंट करना, रोड्स का डेवलपमेंट करना, और जो मैकेनिज्म ऑफ बिजनेस है उसको सही करना। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना का मतलब था कि आपको जो बेसिकली आपके जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है कृषि के चाहिए, उसके लिए फंडिंग की बात करता था। प्रधानमंत्री किसान मनधान योजना, किसान मनधान योजना का मकसद था कि 2-2 हज़ार रुपए किसान है उनको हर तिमाही प्रदान करना। और एक था परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका मतलब था कि नेचुरल फार्मिंग और जो जीरो बजटिंग फार्मिंग होती है उसको प्रमोट करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका ए है। अगला स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट्स द मंथली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर द सर्विसेज इन द इंडिया? इसमें कौन सा एक इंस्टीट्यूट है जो मंथली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता है सर्विस सेक्टर में? तो देखिए बेसिकली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ये होता क्या है? ये होता है ऐसा इंडेक्स जिससे भी किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी कंपनी के उसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके बारे में समझा जाता है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिससे हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को हम लोग करते हैं। ये 0 से लेकर 100 तक के बीच में होता है, और अगर 50 के नीचे पॉइंट है इसका मतलब है कि वो कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर 50 के ऊपर है इसका मतलब उस कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेसिकली ये जो रैंकिंग है या फिर इस जो इंडेक्स को निकालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है HSBC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरी की तरह से, अगर आपको सभी का पता है तो ही आप इसको कर सकते थे। अगर सब नहीं पता है तो फिर आपको करने में से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय ये ध्यान रखा जाए कि सारे स्टेटमेंट आपको पता हो, तभी इस पे आप हाथ डालें। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन 2010। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप ईयर है उसको पढ़ा है, तभी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो FSDC का जो सेटअप है वो कब हुआ था? 2010 दिया है। दूसरा है द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, वो कब लॉन्च हुई? 2022। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये कब आया? नाबार्ड के अंदर में बनाया गया था, ये 1995 और 96 में। बहुत पुराना है, याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते थे। और अगला स्टेटमेंट था G20 was formed in 2001 is a forum of the finance minister and the central bank governors। इस क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एपेक्स लेवल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये दिसंबर 2010 में बनाया गया था। दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था, और इसका मकसद क्या था? इसका जो एम था वो था लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और इफिशियंसी को बूस्ट करना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या फिर RIDF,
ये विद इन नाबार्ड बनाया गया था 1995-1996 के टाइम पे, व्हेन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज रूलिंग द कंट्री। तो बेसिकली सी स्टेटमेंट भी सही है। अब डी स्टेटमेंट पे आते हैं। G20 वाज फॉर्म्ड इन 2001। तो 2001 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो अगर डी स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब सही आंसर इसका क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अनाउंस द इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को कब इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो बेसिकली 2022 और 2023 के टाइम पे इशू किया गया था। और इसका जो फ्रेमवर्क ये था कि ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन में इसको लिस्टिंग की गई थी। और जो पर्पस ये था कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स जितने भी, बेसिकली जो भी मान के चलिए कि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है, तो वो ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके मार्केट से अपना पैसा उठा सकती थी। बेसिकली ये जो होते थे डेप्ट मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके माध्यम से बेसिकली कर्ज जो है लेके कंपनी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी काम होता है वो करते थे। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022 और 23 हो जाएगा। 24th क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया? देखिए बजट से रिलेटेड ये पांचवा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इसको, बजट से रिलेटेड ये पांचवा क्वेश्चन है। और ये सारे जो क्वेश्चन आए हैं वो पीआईबी की साइट से आए हैं। मतलब बजट का आपने 8-10 पन्ने का पीआईबी पढ़ रखा है, तो उसी से आपके 5 क्वेश्चन और हैं। और आप बाकी के कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो कहीं पे 5.3% है, कहीं पे 4.8% है। बेसिकली पीआईबी ने बताया है कि 4.4% ये हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट है 2025 और 26 का। रिवाइज्ड होके ये 4.8 हुआ है, बट फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन थी फिस्कल डेफिसिट की वो 4.4 थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जाकर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? द कोड ऑफ द वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। देखिए लेबर कोड से रिलेटेड कुल 4 तरीके के कोड्स को कंसोलिडेट किया गया था, सारे लॉस को, जो ऑब्सोल्यूट लॉस या फिर आर्काइक लॉस थे। तो इसमें कोड ऑफ वेजेस जो था उसको 2019 में ये नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अगर आप लेबर लॉस पढ़ रहे हैं, अगर नहीं लेबर लॉस आपने पढ़ा है, तो मेरे वीडियो जो करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने बनाया था, बेसिकली लेबर लॉस से रिलेटेड ये पूरा वीडियो था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये 2019 में इसको नोटिफाई किया गया था। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से इसको मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी या उसका जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की फॉर्मेशन करा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मकसद ये था कि बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उस पर कंट्रोल रखना चाहती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया। अगर इससे आप निकालते तो इसका मतलब आइदर ये तो सी है या फिर इसका आंसर डी है। अगला स्टेटमेंट क्या है? द चार्टर एक्ट 1813 में क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एक्सेप्ट फ्रॉम ट्रेड ऑन द टीज एंड ट्रेड फ्रॉम द चाइना, बाकी सभी पे उसकी मोनोपोली को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि बी का स्टेटमेंट 4 सही है। तो बी का 4 का मतलब हो गया कि सी। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। बाकी क्या क्या आप देखते हैं आगे का। द चार्टर एक्ट 1813 में क्या बोला जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन रिमूव्ड इन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द हायर सर्विस। ये इस टाइम पे आप देखोगे तो इंडिया का जो गवर्नर जनरल है वो बेंटिक है, और बेंटिक के टाइम पर इस चार्टर एक्ट में बोला जाएगा कि अब इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, हायर सर्विसेज में दिया जाएगा। ये प्रिंसिपली बोला जाएगा, बट प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं होगा। बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा था, उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे अब नियंत्रण कर लिया था। एंड द नीड द चीप लेबर एंड द चीप एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इंडियंस। तो वो बेसिकली ऐसे जो उनके वफादार भी हों, तो जिसको मैकॉले बोलता था कि टेस्ट और थिंकिंग बिलीफ इनके अकॉर्डिंग वो ऐसे इंडियंस को क्रिएट करना चाहता था जो ब्रिटिश आइडियोलॉजी से सिंपैथी रखते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चार्टर एक्ट है उसका सी का हो जाएगा 2। और चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया था कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया था। तो आंसर इसका है सी। 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या प्रोविजन था? हिस्ट्री से कोर मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है ये।
तो it divided the subject of the administration in the two categories, central and provincial. Exactly, दो कैटेगरी में बांटे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स। देखिए डिवीजन किस तरीके से हुआ था, पहले आप देख सकते हैं दो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा डिवीजन था प्रोविंशियल का। प्रोविंशियल को भी बांट दिया गया था, कैसे, रिजर्व्ड में और ट्रांसफर्ड में। तो रिजर्व्ड का मतलब है कि दैट वाज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स थे उनके लिए रिजर्व था ये, उन सब्जेक्ट्स पे इंडियंस को नहीं करने के लिए नहीं दिया जाता था। दूसरा था ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसको इंडियंस द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो इसका मतलब क्या है, तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व द ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये गलत है क्योंकि ये 1935 में होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत होते ही क्या हो गया, ये गलत और ये गलत। इसका सही आंसर क्या हो गया फिर, सी। तो तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट एंड द लेवी टैक्सेस। ये भी था, पावर दे दी गई थी। तो इसका आंसर है सी। 28th क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन द आर्टिकल 74(1). किससे रिलेटेड है ये बेसिकली कैबिनेट पावर से रिलेटेड है और प्राइम मिनिस्टर की पावर, कैबिनेट पावर यहीं से डिराइव होती है। तो 42nd अमेंडमेंट में इसमें क्या चेंज किया गया था, सबसे बड़ा जो चेंज किया गया था 1976 में ये किया गया था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसमें प्रेसिडेंट को एक पावर होनी चाहिए, वो एक बार रिकंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज सकता है। तो ये इसमें चेंजेस हुए थे। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड द ऑडिट्स ऑफ द टैक्स के बारे में पूछ रहा है। पॉलिटी का हिस्सा है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उससे रिलेटेड है ये। तो ही ऑडिट्स एंड द रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, ये सभी एक्सपेंडिचर फंड के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऑडिट करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही होता है, ये क्या हो गया, बी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये बी वाला ऑप्शन। ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसिप्ट, बिल्कुल गलत। इशू पे इसका अधिकार नहीं है, ये बेसिकली पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम का मतलब है कि आफ्टर एक्सपेंडिचर ये ऑडिट करेगा, इशू क्या हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इससे कोई इसका मतलब नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होते ही ये भी गलत और ये गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली सी। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। बेसिकली बलवंत राय मेहता, आपको पता है 1957 के टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी और इसने टी टीयर मतलब 3 टीयर बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने की बात बोली थी। मतलब एक तो जिला परिषद पे, दूसरा पंचायत समिति या फिर ब्लॉक स्तर पे और तीसरी ग्राम पंचायत को बोला गया था। तो 3 टीयर का था ये। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 होते ही स्टेटमेंट आइदर ये सही है या फिर ए सही या फिर बी सही। दूसरा, अशोक मेहता ने 2 टीयर बोले थे, 1977 में आया था ये। तो 2 टीयर में देखिए आप, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, क्रिएशन ऑफ द जिला परिषद एंड मंडल, इसने विलेज स्तर को मना कर दिया था। तो बी का मतलब है कि बी हो गया 3। तो इसमें B3 कौन सा है, ये है, यहीं से ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से, कहां से सोर्सेस से आपको पढ़ना है। आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यदि देने जा रहे हैं तो अभी 15 डेज हैं। आप पिछले लगभग 3 से 4 महीने के जो PIB के सोर्सेस हैं उसको आप पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, किसी न किसी साइट से वो कंसोलिडेट करके रखे होंगे। तो आप उनको यदि पढ़ लेते हैं तो आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग उसका 50 to 60% आप आराम से कर ले जाएंगे, सिर्फ PIB के सोर्सेस को पढ़ने के बाद वजह से। तो बने रहें द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आगे के जो वीडियोस है उसमें हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से किन सोर्सेस को पढ़ना है, जिससे कि जो अभी 15 दिन है, 15 दिनों में आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को एक्सीड कर जाएं। तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट 2012 बैच का हूं। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, हम ऐसे ही और क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें।